काजल शिव जी की बहुत बड़ी भक्ति। वो हर सोमवार का व्रत रखती थी, रोज मंदिर जाती थी, लेकिन फिर भी उसकी कहीं अच्छी जगह शादी नहीं होती थी, जिसके चलते सभी उसे ताने मारते रहते थे। एक दिन सुबह सुबह काजल मंदिर से पूजा पाठ करके घर लौट रही थी कि तभी उसकी पड़ोसन कमला उसे आधे रास्ते में रोककर उससे बोलती है, इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रही हो काजल बिटिया? मंदिर गई थी क्या? आंटी जी, हाथों में पूजा की थाली लेकर सुबह सुबह भीख मांगने तो जाऊंगी नहीं, मंदिर ही गई होंगी। बेटी, मैं तो तुझसे प्यार से ही पूछ रही थी। तू तो ऐसे अकड़ रही है जैसे मैंने पता नहीं क्या पूछ लिया हो तुझसे। आंटी जी, दूसरे लोग अपने जीवन में क्या कर रहे हैं क्या नहीं, आपको ये सब जानने में बहुत मजा आता है। जितना ध्यान आप दूसरों की बातों को जानने में लगाती हैं, उतना अपने घर में लगा लेंगी तो आपका घर टूटने से बच जाएगा। तेरी ऐसी जुबान के कारण ही तो आज तक तेरा घर नहीं बस पाया। तू कितनी भी शिवरात्रि का व्रत रख ले, तेरी शादी नहीं होने वाली। जिसे बोलने की तमीज ना हो ना, उससे शादी कौन करेगा? काजल और कमला आपस में बहस कर रही होती है कि तभी काजल की भाभी कुसुम वहाँ आ जाती है और उनकी सारी बातें सुन लेती है, जिसे सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कमला से बोलती है, आंटी जी, मेरी नंद के लिए रिश्ता ढूंढने या उनकी शादी के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मैं और इनके भैया ही काफी हैं। ऐसी लड़की की चिंता करेगा भी कौन जो जुबान की इतनी कड़वी हो? आंटी जी, पहले आपने मेरी ननद को उल्टा बोला है। अगर उसके बाद मेरी ननद ने आपको जवाब दिया है तो उसमें क्या ही दिक्कत है? अगर आप उनको आशीर्वाद नहीं दे सकती तो कम से कम बद्दुआ तो मत दो। मैंने तो बस वही बोला जो सच है। अब तुम दोनों ननद भाभी को मेरी बातें गलत लग गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? चलो काजल, इनसे तो बात ही करना बेकार है। जिसे अपनी गलती ही नजर ना आए उसको क्या ही बोलना। कुसुम इतना कहकर अपनी ननद को लेकर अपने घर चली जाती है। काजल घर पहुंचकर हॉल के सोफे पर बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी कुसुम उसे समझाते हुए बोलती है, काजल, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो इतना? भाभी, अब मैं दुनिया वालों के ताने सुनकर थक चुकी हूँ। अब मुझसे इनके ताने और बर्दाश्त नहीं होते और मेरे ही कारण आप लोगों को भी बेइज्जती सहनी पड़ती है। काजल, क्या आपके भैया या मैंने आपको कभी भी शादी को लेके ताना मारा है? नहीं भाभी, आप लोगों ने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा। तो फिर आप क्यों रो रही हैं? आपका खास कौन है, हम लोग या बाहर वाले? आप लोग हैं भाभी, बाहर वाले मेरे खास कैसे हो सकते हैं? फिर आप बाहर वाले लोगों की बात सुनकर क्यों उदास हो रही हो? चुप हो जाइए, सब कुछ समय पे छोड़ दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कुसुम अपनी ननद को बहुत समझाती है, जिसके बाद काजल चुप होकर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और काजल रोज मंदिर जाकर पूजा किया करती थी, इस आस में कि शायद भगवान उसकी सुन ले और उसकी शादी अच्छे से घर में हो जाए। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। तभी एक दिन काजल अपने भाई भाभी के कमरे में आती है और उन्हें आपस में बात करते हुए देखकर बोलती है, अगर आप लोगों को डिस्टर्ब ना हो तो क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ काजल, आओ ना। तुम्हें हमारे कमरे में आने के लिए पूछने की जरूरत थोड़ी नहीं है। भैया, वो मैं आप लोगों से ये कहने आई थी कि आप लोग तो जानते हैं कि मैं शिव जी की कितनी बड़ी भक्त हूँ। इस बार मैं शिवरात्रि कुछ अलग तरीके से मनाना चाहती हूँ। अलग तरीके से मनाना चाहती हूँ? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। भैया, मेरे कहने का मतलब है कि मैं सिर्फ व्रत रखकर या मंदिर जाकर इस बार की शिवरात्रि नहीं मनाना चाहती। तो फिर कैसे मनाना है तुम्हें अपनी शिवरात्रि? मुझे भी तो बताओ। भैया, इस बार शिवरात्रि पर मैं शिव की मन्नत पूरी करने वाले मंदिर में जाना चाहती हूँ, जहाँ जाने के लिए आप हर बार मना कर देते हैं। लेकिन काजल, शिवरात्रि वाले दिन वहाँ बहुत भीड़ होती है और मुझे ऑफिस से ऑफ भी नहीं मिलेगा। तुम एक काम करो, अपनी भाभी के साथ चली जाओ। नहीं भैया, मैं जाऊंगी तो आपके साथ जाऊंगी, वरना नहीं जाऊंगी। भाभी, आप ही भैया को कुछ बोलिए ना, शायद वो आपकी बात मान जाए। मान जाइए ना, अगर काजल इतना बोल रही है तो हम भी चलते हैं ना उस मंदिर में। पता नहीं भोलेनाथ हमारी इच्छा ही पूरी कर दे, क्या पता अच्छा लड़का ही मिल जाए। तुम लोग आखिर समझ क्यों नहीं रहे हो? वो मंदिर बहुत दूर है, हमें पूरा दिन लग जाएगा और तुम लोगों का फास्ट भी होगा। बिना बात के परेशान हो जाओगे तुम लोग। मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो जाऊंगी मतलब जाऊंगी। मैंने उस मंदिर के बारे में बहुत सुना है। काजल इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद अक्षय कुसुम से बोलता है, कुसुम, अपनी ननद को समझाओ, हर टाइम बच्चों की तरह जिद नहीं करते हैं। जो भगवान यहाँ हैं वहाँ भी हैं, तो बिना बात के वहाँ जाने की क्या जरूरत है? देखिए, मैं जानती हूँ कि उस मंदिर में आप इसलिए नहीं जाना चाहते। वहाँ जाने पर आपकी सासू माँ की याद आ जाती है। जब तक वो जिंदा थी
वो भी शिवरात्रि पर उस मंदिर पे जाती थी, हवन करवाती थी। लेकिन ये बात तो काजल को पता ही नहीं है। आप उसकी खुशी नहीं छीन सकते। सब जानते हुए भी तुम मुझे उस मंदिर में जाने के लिए मजबूर कर रही हो। अगर उस दिन माँ ने उस मंदिर में ना जाने की जिद की होती तो शायद आज वो हमारे साथ होती। वहाँ हद से ज्यादा भीड़ होती है। देखिए, मैं आपका दुख समझती हूँ, लेकिन आप भी तो अपनी बहन का दुख समझिए। सभी उसे शादी को लेके ताना मारते हैं, उसकी पूजा पर सवाल उठाते हैं। अगर उसको लगता है कि उस मंदिर में मन्नत मांगने से उसकी पूजा सफल हो जाएगी, उसकी इच्छा पूरी हो सकती है, तो उसकी खुशी के लिए आप मान जाइए। हम चलते हैं ना मंदिर। कुसुम को समझाने पर अक्षय उसकी बात मान लेता है और अपनी बहन के कमरे में जाकर उससे मंदिर जाने के लिए हाँ कर देता है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और शिवरात्रि का दिन आ जाता है और काजल फिर से अपने भाई के कमरे में जाती है और देखती है कि वो तैयार हो रहा है। तभी वो बोलती है, भैया आप कहाँ जा रहे हैं? आपको तो मेरे साथ चलना था ना। काजल, मैं तो ऑफिस जा रहा हूँ। तुम कहाँ जाने की बात कर रही हो? भैया आप फिर भूल गए, आज शिवरात्रि है और मैंने बोला था कि आप और भाभी मेरे साथ मंदिर चलेंगे। हाँ, मैं तो भूल ही गया था। सॉरी। एक काम करो, तुम जाके तैयार हो जाओ और अपनी भाभी को भी बोल दो। मैं चलूंगा तुम लोगों के साथ। पक्का ना भैया? आप कहीं पागल बनाकर ऑफिस तो नहीं चले जाएंगे? नहीं यार, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम जाके अपनी भाभी को बोलो तैयार हो जाएं बस। काजल अपने भाई की बात सुनकर अपनी भाभी के पास जाती है और उन्हें तैयार होने के लिए बोलती है। कुछ देर बाद काजल अपनी भाई भाभी के साथ मंदिर जाने के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद सभी लोग मंदिर पहुंचते हैं और पूजा करके घर लौट रहे होते हैं कि तभी रास्ते में अक्षय का दोस्त अजीत अपनी माँ सरला के साथ उससे मिलता है। भाई, तू कब से मंदिर आने लगा? तू तो कभी मंदिर ही नहीं आता था। भाई आज शिवरात्रि है और मेरी माँ जिद कर रही थी कि उनके साथ मैं मंदिर आऊँ और मैं आ गया। पता है भाई, बीच में ना मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और मैंने इस मंदिर में आके उनकी सलामती की मन्नत मांगी और वो ठीक हो गई। तब से हर शिवरात्रि को मैं इस मंदिर में आता हूँ। आंटी जी, अब तो आप ठीक है ना? अब तो कोई परेशानी नहीं है ना आपको? नहीं बेटा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम मेरी तबीयत की छोड़ो और ये बताओ कि आज तुम इस मंदिर में कैसे? आज से पहले तो कभी तुम्हें यहाँ नहीं देखा। आंटी जी, मैं तो अपनी बहन के लिए आया हूँ। बहुत समय से इसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मिल ही नहीं रहा है। इसलिए सोचा एक बार यहाँ भी दर्शन कर लूँ, शायद मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। बेटा, तुम्हारी बहन तो बहुत सुंदर है, तो फिर इसके लिए रिश्ता क्यों नहीं मिल रहा है? मैं तो कब से अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे भी कोई लड़की पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन लगता है आज आ गई। मैं आपकी बात समझा नहीं आंटी। मेरे कहने का मतलब है, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मैं अपने अजीत के लिए तुम्हारी बहन का रिश्ता मांगती हूँ। मुझे अपने बेटे अजीत के लिए तुम्हारी बहन पसंद है। हाँ, ये बात तो मैं भी तुझसे बहुत दिनों से कहना चाहता था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं ये कह पाऊँ। मुझे लगा कहीं तू गलत ना समझ ले मुझे, इसलिए कुछ कहा नहीं। मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ कि आज मैं कितना खुश हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी बहन को इतना अच्छा घर मिल गया। काजल का रिश्ता पक्का होने पर सभी बहुत खुश हो जाते हैं और ताने मारने वाले लोगों का मुंह बंद हो जाता है। इस तरह से कुसुम की ननद की शिवरात्रि की पूजा रंग लाती है और उसे उसकी पूजा का फल भी मिल जाता है। कोमल ने आखिरकार अपने घर वालों को मना ही लिया था अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए। आज उसकी शादी है। सभी रस्मों रिवाजों के बाद कोमल और प्रताप की शादी हो जाती है। वो कोमल को अपने घर ले आता है, जहाँ कोमल की सास साधना अपनी बहू का स्वागत करते हुए बोलती है, आओ बहू, तुम्हारा इस घर को कब से इंतजार था। इस घर की बड़ी बहू आ गई है। अब तो मैं अपनी जिंदगी शांति से गुजारूंगी। हाँ माँ, सही कहा आपने। कोमल आ गई ना, अब सब संभाल लेगी। वो तो मैं संभाल ही लूंगी, लेकिन बड़ी बहू मतलब प्रताप, तुम्हारा कोई और भाई भी है क्या? हाँ कोमल, मेरा छोटा भाई है विशाल। वो कभी उसका जिक्र नहीं हुआ, इसलिए मैंने तुम्हें बताया ही नहीं। और वो मेरी शादी में भी नहीं आ पाया था, क्योंकि वो बेंगलोर में काम करता है, एक बहुत बड़ी कंपनी में। अगले हफ्ते आ जाएगा। अच्छा, चलो अच्छी बात हुई। घर में एक ननद या देवर तो होना ही चाहिए रौनक लगाने के लिए। अरे बेटा, वो बहुत भोला है। भले ही काम दूसरे शहर में करता हो, लेकिन इतना भोला है कि मुझे हर वक्त उसकी ही फिक्र लगी रहती है। खैर, उसे छोड़, तू अंदर आ जा। साधना अपनी बहू का स्वागत कर उसको घर में ले आती है और उस दिन के बाद से कोमल अपनी सास को आराम देकर घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है।
सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक हफ्ता बीत गया था। एक सुबह दरवाजे पर दस्तक होती है, जिसे सुनकर साधना भागे भागे जाती है। मेरा बेटा विशाल आया होगा। बहू आरती की थाल ले आ जरा। साधना दरवाजा खोलती है और सामने सच में उसका छोटा बेटा विशाल था। साधना उसको गले से लगाती है। इतने में कोमल आरती की थाल लेकर आती है और अपने देवर को देखकर मन ही मन कहती है, शक्ल से तो कितने हैंडसम है देवर जी, और माँ जी इनको भोला कहती हैं। झूठ, मैं तो मान ही नहीं सकती। कोमल ये बोलकर अपने देवर की आरती उतारती है। आरती उतारने के बाद विशाल कोमल के पैर छूने लगता है। ये देखकर कोमल बोलती है, अरे अरे देवर जी, ये क्या कर रहे हैं आप? पैर मत छुइए। अरे बहू, बोला था ना, भोला है मेरा बेटा। इसकी नजरों में भाभी भी माँ समान है, इसलिए तुझे अपनी भाभी माँ की तरह इज्जत दे रहा है। सही कहा भाभी माँ ने। आप मेरे बड़े भैया की पत्नी हैं, जिन्होंने मुझे पिता की तरह पाला, तो आप भी मेरी माँ समान हुई। अच्छा, आप लोग अंदर चलिए, मैं आप सभी के लिए बहुत सारे तोहफे लाया हूँ। विशाल अंदर आता है और कुछ ही देर में उसका भाई प्रताप भी उससे मिलता है, जिसके बाद विशाल सबको बहुत महंगे महंगे तोहफे देता है। ये देखकर कोमल बोलती है, अरे देवर जी, इतना खर्चा क्यों किया? अपनी सारी तनख्वाह तो आपने तोहफे लाने में ही लुटा दी। अरे नहीं नहीं भाभी, ये तो बोनस से लाया हूँ। मेरी सैलरी तो अभी पूरी की पूरी पड़ी है अकाउंट में। हाँ कोमल, मेरा भाई इतना कमाता है कि पूरे परिवार को आराम से बैठा कर खिला सके। छोटा भाई इतना कमाता है और बड़े को देखो। मुझे पहले पता होता कि प्रताप का भाई इतना ज्यादा हैंडसम है और काबिल है तो मैं इससे शादी क्यों ही कर दी। खैर कोई नहीं, बीवी ना सही, भाभी तो हूँ ही इसकी। इसके भोलेपन का फायदा उठाना मुझे अच्छे से आता है। विशाल के आने के बाद से घर में रौनक थी। आए दिन विशाल सब के लिए कुछ न कुछ बाहर से मंगवाता रहता था, लेकिन अब कोमल की पैसों की भूख बढ़ती गई थी, जिसके चलते वो अपने देवर से पैसे निकालने के लिए एक ड्रामा करती है। शाम के वक्त जब विशाल कोमल के कमरे के पास से गुजर रहा था, तो वो अपने कमरे में जोर जोर से बातें करने लगती है। माँ, मैं क्या कर सकती हूँ? आप तो जानती हैं इनका काम, पैसे कम ही हैं इनके पास। मानती हूँ मैं आपकी एक लौती बेटी हूँ। आपकी बीमारी में आपका साथ देना, दवा दारू करवाना मेरा ही फर्ज है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। कोमल ये बोलकर फोन काट देती है, जिसके बाद वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वहाँ विशाल खड़ा था, जो अपनी भाभी से कहता है, भाभी आप कुछ मत बोलना, मैंने सब सुन लिया है। और आप बस इतना बताइए, कितने पैसे चाहिए आपको अपनी माँ के इलाज के लिए? लेकिन देवर जी, मैं आपसे कैसे पैसे ले सकती हूँ? नहीं नहीं, मैं कुछ और इंतजाम कर लूंगी। नहीं भाभी, मैं आपका देवर हूँ, मेरे पैसों पर भी तो आपका ही अधिकार है। आप बस बताइए कितने पैसे चाहिए, और आप चिंता मत करना, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। विशाल बिना ये जाने कि ये बात सच भी है या नहीं, वो पैसे कोमल को दे देता है और कोमल अपनी माँ के बहाने से पैसे लेकर उनसे अपने लिए महंगी महंगी चीजें लेती है। लेकिन उस दिन के बाद से कोमल ने अपने चंट दिमाग का इस्तेमाल करके अपने भोले देवर को फंसाना शुरू कर दिया था। ऐसे ही एक शाम साधना अपनी बहू कोमल को कुछ तस्वीरें दिखाकर बोलती है, बहू जरा देख तो ये लड़कियाँ कैसी है। विशाल के लिए रिश्ते आए हैं इन सभी के, पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं। माँ जी अच्छी हैं, बाकी आप देवर जी से पूछ लेना। लेकिन ये पढ़ी लिखी लड़कियाँ आई तो मेरा तो अकाउंट ही बंद हो जाएगा देवर जी के पास से। कुछ करना होगा। कोमल शाम के समय विशाल के साथ मार्केट कुछ सब्जियां लेने जाती है, जहां मार्केट में एक औरत अपनी सास को बेइज्जत कर रही थी। इस सिचुएशन का फायदा उठाकर कोमल अपने देवर से कहती है, देख रहे हो देवर जी, आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां सास को सास नहीं नौकरानी समझती हैं। ऐसी लड़कियां घर बनाती नहीं, बिगाड़ती हैं। वैसे माँ जी ने भी आपके लिए बहुत ही पढ़ी लिखी लड़कियां ढूंढी हैं, लेकिन पता नहीं कल को वो माँ जी को इज्जत देंगी या नहीं। हाँ भाभी, बात तो आप सही कह रही हैं। विशाल के दिमाग में अपनी चंट भाभी की बातें बैठ जाती है और वो घर आता है, और जब साधना उसे लड़कियों की फोटोज दिखाती है तो विशाल रिश्ते के लिए मना करते हुए बोलता है, माँ मुझे शादी नहीं करनी इनमें से किसी भी लड़की से, और मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी हो तो भाभी की पसंद से हो। आखिर वो आपकी इतनी सेवा करती हैं, तो उनके जैसी बहू आएगी तो वो भी आपकी सेवा करेगी ना। बात तो तूने सही कही है बेटा। तो बहू, अब तेरे ऊपर है अपने भोले से देवर की बहू ढूंढने की जिम्मेदारी। जी माँ जी,
चिंता मत कीजिए, मैं अपने देवर जी के लिए बहुत ही अच्छी लड़की ढूंढूंगी। कोमल पर अब विशाल के लिए लड़की ढूंढने की जिम्मेदारी थी, जिसके लिए वो अपने ही रिश्तेदार में कोई शरीफ सी लड़की ढूंढने लगती है जो कि उसके मुताबिक चले। और अपने रिश्तेदारों में से ही एक लड़की माया का रिश्ता कोमल अपने देवर के लिए लेकर आती है और अपनी सास से बोलती है, माँ जी ये देखिए तस्वीर, ये माया है, मेरी रिश्तेदारी में है। लड़की अच्छी है, आप कहे तो रिश्ते की बात आगे बढ़ाऊं। बहू तुझे जो ठीक लगता है वो देख ले, बुला ले घर लड़की वालों को। कोमल माया के घर वालों को अपने ससुराल आने की बोल देती है, जहाँ विशाल को माया पसंद आती है और वो लोग रिश्ता पक्का करने के लिए तैयार थे। लेकिन उसी बीच जब माया वॉशरूम के बहाने छत पर जाती है तो वहाँ एक लड़के से फोन पर कहती है, अरे तुम चिंता मत करो, रिश्ता पक्का हुआ है, शादी थोड़ी हुई है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और शादी भी तुमसे ही करूँगी। माया ये बोलकर जैसे ही पीछे मुड़ती है, वहाँ कोमल खड़ी थी जो कि माया को कहती है, मैंने तुम्हारा रिश्ता अपने ससुराल में इसलिए नहीं किया कि तुम यहाँ से ये कारनामे करके भाग जाओ, समझी? लेकिन मैं किसी और से प्यार करती हूँ कोमल दीदी, और पापा ने बिना मेरी मर्जी जाने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। तो ठीक है ना, भागने तो तुम वैसे भी वाली हो, तो शादी के बाद भाग जाना, थोड़े बहुत पैसे लेकर। इससे मेरे ससुराल वाले मुझे थोड़ा कोसेंगे, लेकिन मेरा देवर जितना भोला है वो दोबारा शादी की जिद नहीं करेगा और जिंदगी भर उसकी कमाई मेरे काम आएगी। वाह दीदी, आप तो बड़ी चंट है। ठीक है, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। कोमल माया को इस शादी के लिए मना लेती है, जिसके बाद रिश्ता पक्का होता है। दोनों घरों में शादी की तैयारियां शुरू होती है। इससे माया का झुकाव भी विशाल के प्रति हो जाता है और उसे उसके भोले स्वभाव से प्यार हो जाता है। कुछ समय में शादी हो जाती है और शादी के बाद जब माया बहू बनकर घर में आती है तो बोलती है, माँ जी, अब मैं इस घर की बहू हूँ, तो मैं इस घर को और आप सभी को कभी किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बोल तो ऐसे रही है जैसे यही रहेगी। समय गुजरता है और माया घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। सभी माया से खुश होते हैं, लेकिन कोमल के तन बदन में आग लग जाती है, जिसके चलते वो माया से कहती है, आखिर तुम जा क्यों नहीं रही? तुम तो भागने वाली थी ना? भूल गई हमारी डील के बारे में जो शादी से पहले हुई थी कि तुम शादी के बाद अपने प्रेमी के साथ भाग जाओगी? माफ करना दीदी, उर्फ जेठानी जी, अब मैं कहीं नहीं जा रही। वो क्या है ना, मुझे विशाल जी से प्यार हो गया और वो सच में बहुत भोले हैं, तो उनकी जीवन साथी मेरे जैसी ही चालाक लड़की को होना चाहिए था। तो अब मैं उनके साथ जिंदगी भर रहूंगी। कितनी चालाक हो तुम, पैसों की चमक में आखिर प्यार को भूल गई। अभी सबको बताती हूँ कि तुम्हारा किसी के साथ चक्कर था शादी से पहले। बता दो, आपने भी जो बोला है ना, मैंने भी वो सब रिकॉर्ड कर लिया अपने फोन में। तो मैं तो जाऊंगी, लेकिन आप भी इस घर से जाओगी। इसलिए भलाई इसी में है कि मुझे और मेरे पति को अकेला छोड़ दो और अपनी चंटगिरी दिखाने की कोशिश तो करना भी मत, वरना मैं भी नहीं छोड़ूंगी। माया के बदले स्वभाव ने कोमल को हैरान कर दिया था, जिसके चलते अब वो ना तो खुद से कोमल के बारे में किसी को कुछ बता सकती और ना ही अपने भोले देवर का फायदा उठा पाती, जिसके कारण अब विशाल कुछ समय बाद माया संग बैंगलोर चला जाता है और कोमल के हाथ अपने चंट दिमाग के चलते खाली रह जाते हैं। प्रीतो दिल्ली में रहने वाली पंजाबी लड़की थी। बचपन से ही उसके पिता परमिंदर अपनी पत्नी सुकमत कौर और छोटी सी प्रीतो के साथ काम की वजह से दिल्ली आ गए थे। अब 21 साल की प्रीतो दिल्ली में रहकर भी अपने पंजाब की मिट्टी में रंगी हुई थी और उसे कपड़ों में भी फुलकारी वाले सूट पहनना पसंद थे। ऐसे ही दिवाली पर जब परमिंदर सबके लिए कपड़े लाता है तो प्रीतो अपने लिए आया सूट देखकर अपने पिता से कहती है, पापा जी ये क्या है? आपको पता है ना मुझे फुलकारी चुन्नी वाले सूट पसंद है, तो मेरे लिए ये सूट क्यों लाए हैं आप? इसके ऊपर मैं फुलकारी नहीं ले पाऊंगी। पुत्र जी, मैं पंजाब खास आपके फुलकारी सूट के लिए गया था, लेकिन जहाँ से मैं लाता हूँ उनके पास थे नहीं अभी, तो मैं वहाँ का बेस्ट सूट ले आया। कभी कभी फुलकारी छोड़ के दूसरे सूट भी पहन लिया करो। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो फुलकारी सूट ही पहनना है। ये कैसे जिद है प्रीतो? तेरे पापा जी ने इतनी कोशिश तो करी ना, अब नहीं मिला तो क्या करे? ठीक है फिर, मैं मनाऊंगी ही नहीं दिवाली। मुझे तो फुलकारी ही चाहिए, तो मतलब चाहिए। प्रीतो की जिद ने परमिंदर और सुकमत को परेशानी में डाल दिया
और वो दोनों ही अपनी बेटी के फुलकारी के लिए प्यार को देखते हैं। पूरी दिल्ली में बेस्ट फुलकारी की शॉप को ढूंढते हैं और खुशकिस्मती से उनको जनकपुरी में एक फेमस दुकान मिल भी जाती है, जहां वो प्रीतो के साथ आते हैं और एक महंगी सी फुलकारी लेते हैं। जिसके बाद प्रीतो फुलकारी से मिलता जुलता अनसिला कपड़ा लेकर उसका सूट सिलवाती है और दिवाली पर उस फुलकारी वाले सूट को पहनती है। तो उसको देखकर परमिंदर और सुकमत कहते हैं, कितनी सोहनी लग रही है मेरी बेटी। सच में तुझे देखकर लगता है हम पंजाब में ही रहते हैं। आजकल की दिल्ली की लड़कियों को शॉर्ट्स पहनने पसंद है और मेरी बेटी को पंजाबी सूट। वो भी फुलकारी वाले पापा जी। अब अपनी इस कोड़ी के लिए रिश्ता भी देखना शुरू करो, बड़ी हो गई है हमारी प्रीतो। मम्मी, जब मैं आपसे बोलती हूँ कि बाहर घूमने जाऊँ अकेले, तो आप कहती हैं तू अभी इतनी बड़ी नहीं हुई और शादी के लिए मैं बड़ी हो गई। ओ पुत्र जी, बेटियां तो माँ बाप के लिए बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं। बाकी तू चिंता ना कर, तेरे पापा जी तेरे लिए ऐसा रिश्ता ढूंढेंगे जो दिल्ली में ही हो। मैं पंजाब इतनी दूर नहीं भेजना अकेले अपनी बेटी को। प्रीतो के लिए रिश्ते की तलाश जारी होती है और कुछ समय बाद एक कुलवंत नाम के लड़के का रिश्ता प्रीतो के लिए आता है, जो कि दिल्ली में ही रहता था। कुछ दिनों बाद कुलवंत अपनी माँ कमलो के साथ परमिंदर के घर आता है, जहाँ प्रीतो उनके सामने एक सुंदर सा सूट पहने फुलकारी सर पर ले आती है और हाथों में पकड़ी चाय सबको देने के बाद वहीं पास में बैठ जाती है, जिस पर सुकमत कहती है, जी ये है हमारी प्रीतो, हमारे जिगर का टुकड़ा। हमने अपनी कल्ली कल्ली बेटी को बड़े ही लाड प्यार से पाला है, इसलिए पंजाब के होते हुए भी इसका रिश्ता पंजाब में नहीं कर रहे, क्योंकि इतनी दूर बार बार मिलने जाना थोड़ी ना हो पाएगा। ये तो सच है भाई साहब, बच्चे पास हो तो चलो किसी भी टाइम चले जाए इंसान, लेकिन दूर हो तो जाने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। बाकी आपकी प्रीतो है भी सुंदर। मम्मी जी सही कह रही हैं, मुझे प्रीतो जी बहुत पसंद है। देखिए, वैसे मैंने भी कुलवंत जी पसंद है, लेकिन मेरी एक डिमांड है कि मुझे महीने में कम से कम 3 फुलकारी वाले सूट दिलाने पड़ेंगे। मुझे फुलकारी बहुत पसंद है। लो जी, बस इतनी सी बात, 3 क्या 4 दिला देंगे। कुलवंत की इस बात पर सभी हंसने लगते हैं और फिर दोनों परिवार एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर दोनों की शादी करवा देती है। शादी के बाद जब प्रीतो अपने ससुराल में कदम रखती है, तो वो जो अपने लहंगे के साथ रेड फुलकारी लिए आई थी, तो उसे देखकर कमलो की पड़ोसन मालती कहती है, अरे कमलो, तेरी बहू ने तो बड़ी भारी सी फुलकारी चुन्नी ले रखी है। सच्ची पूरी पंजाबन लाई है बहू तो तू। अरे तो मेरी बहू है, ऐसी वैसी चीजें नहीं लेती। फुलकारी चुन्नी बड़ी ही महंगी आती है और मेरी बहू के पास ऐसी बहुत सारी चुन्नियाँ हैं। अच्छा, अब जरा अपनी बहू का चेहरा तो दिखा, जो इस फुलकारी के पीछे छुपाया हुआ है उसने। मुंह दिखाई की रस्म का नाम सुना है? जब वो रस्म रखूंगी तभी देखियो मेरी फुलकारी वाली बहू का चेहरा। इतना कहकर कमलो प्रीतो को अंदर ले आती है और अब शादी के अगले दिन प्रीतो अपनी पहली रसोई की रस्म करती है, तो दूसरे दिन उसकी मुंह दिखाई होती है, जिस पर मोहल्ले के सभी लोग कमलो के घर आते हैं और सभी मेहमानों के आने के बाद प्रीतो एक बेहद ही खूबसूरत सी फुलकारी चुन्नी और सुंदर सा सूट पहने घूंघट में सबके सामने आती है और आकर बैठ जाती है, जिसके बाद एक एक करके सभी उसका घूंघट हटाकर चेहरा देखते हैं। जैसे ही मालती की बारी आती है, तो वो प्रीतो का चेहरा देखकर उससे कहती है, बहू देखने में तो तू अच्छी है, लेकिन तेरे से भी खूबसूरत तेरी ये फुलकारी चुन्नी लग रही है। कितने की ली है तूने? आंटी जी, ये खास पंजाब के एक कारीगर से ऑर्डर देकर बनवाई गई फुलकारी है। इसकी कीमत 5000 रुपए है। 5000? सिर्फ चुन्नी चुन्नी के? हाय, इतनी महंगी चुन्नी! इतने में तो मेरे और मेरे बहू के 4 सूट आ जाएं। अरे तो मैंने तो बोला था कि मेरी बहू कोई सस्ते कपड़े नहीं पहनती। 5000 की इसकी बस ये चुन्नी है। ऐसे तो ये महीने में 3-4 सूट से ही मेरे बेटे का दिवाला निकाल देगी। कमलो इस बात से परेशान तो होती है, लेकिन किसी को कुछ नहीं बोलती। कुछ देर में रस्म खत्म होती है और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। अब शादी के 1-2 हफ्ते तो इधर उधर घूमने फिरने में निकल जाते हैं और जब लगभग 3 हफ्ते बाद कुलवंत हर काम से फ्री होकर ऑफिस जाने लगता है, तो सुबह उसको जाते हुए रोककर प्रीतो उससे कहती है, हाँ जी, जा रहे हो ऑफिस? हाँ जी जा रहा हूँ, कोई काम है जी? काम नहीं जी, मैं कह रही थी मुझे नए सूट लेने हैं फुलकारी वाले, तो कब दिलवाने चलोगे आप? जी देखो, आज शाम को अगर जल्दी आ गया तो आज चल लेंगे, वरना छुट्टी वाले दिन। ठीक है जी, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर कुलवंत वहाँ से चला जाता है
और जब वो शाम को घर आता है तो दोनों पति पत्नी साथ में शॉपिंग पर जाते हैं, जहाँ प्रीतो दिल्ली की मशहूर फुलकारी की दुकान पर कुलवंत को लेकर जाती है और वहाँ महंगी महंगी 3 फुलकारियाँ लेती है। जिसके बाद उसका बिल देते हुए कुलवंत मन में कहता है, ओ यार, ये कितनी महंगी चुन्नी है, मेरा तो हर महीने इस फुलकारी ने दिवाला निकाल देना है। प्रीतो से बिना कुछ बोले कुलवंत उसको फुलकारी दिलवा देता है, लेकिन अब प्रीतो उसके मैचिंग के सूट लेने जाती है, जिस पर कुलवंत बोलता है, हाँ जी, आपने तो कहा था सूट लेने हैं आपने, लेकिन आपने पहले इतनी महंगी फुलकारी ले ली, 3 सूट अलग लेने हैं क्या? और नहीं तो क्या, अरे खाली चुन्नी लेकर थोड़ी घूमूंगी, उसके जैसा सूट भी तो लेना है। प्रीतो अब इतने महंगे अलग से सूट के कपड़े लेती है और फिर उनको सिलवाने के लिए अलग से पैसे देती है। महीने गुजर जाते हैं। प्रीतो अपने कहे अनुसार हर महीने 3 फुलकारी सूट लेती ही लेती, जिसके चलते बेचारा कुलवंत जेब से कंगाल होता जा रहा था। लेकिन बावजूद इसके वो प्रीतो को मना नहीं कर पाता था और अपनी बेटी की ऐसी हालत को देखकर कमलो ही एक दिन प्रीतो से कहती है, बहू जरा तू मुझे अपनी फुलकारियाँ दिखाइए, सारी की सारी जितनी भी है तेरे पास। ठीक है मम्मी जी। प्रीतो सारी फुलकारी निकालकर बेड पर रखकर अपनी सास से कहती है, लो मम्मी जी, ये सब है मेरे पास फुलकारी के नाम पर। बहुत ध्यान से देख तू अपनी हर एक फुलकारी को, ये सब डिजाइन में भले ही अलग है लेकिन सभी में हर तरह का रंग है और इन फुलकारियों को तू हर सूट के साथ ले सकती है। अब चाहे तू कोई भी सूट पहन, तेरी हर फुलकारी उससे मैच खा जाएगी। हाँ मम्मी जी, लेकिन आप ये मुझे क्यों बता रही हैं? कुलवंत के पास अब पैसे नहीं है तुझे हर महीने फुलकारी दिलाने के लिए, और ये महंगी भी आती है। शादी की वजह से पहले ही थोड़ा कर्जा है हम पर, लेकिन वो ये बात तुमको नहीं बोल रहा क्योंकि उसने तुमको वादा किया था हर महीने फुलकारी दिलाने का। तो बेटा वो तो खुद से नहीं रुकेगा, कहीं ना कहीं से कर्जा लेकर तेरी ख्वाहिश पूरी करता रहेगा, इसलिए तू ही थोड़ा अपने पति को समझ। कमलू की बात सुनकर प्रीतो की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कुलवंत के पास जाती है। कुलवंत उस वक्त अपने एक दोस्त से पैसे उधार लेने की बातें कर रहा था। तभी प्रीतो उससे फोन लेकर फोन काटते हुए बोलती है, बस कुलवंत, अब मुझे और फुलकारी नहीं चाहिए। हर महीने मेरे पास जो है उनको ही इस्तेमाल करूंगी मैं। मुझे तो खुशी है कि मुझे इतना प्यार करने वाला पति दिया है बाबा जी ने। माफ करना, मैं आपकी प्रॉब्लम नहीं समझ पाई। प्रीतो अपने पति के प्यार और उसके हालातों को समझकर आगे बढ़ती है और अब वो हर महीने 3-3 फुलकारी लेने की जगह 5-6 महीने में एक आधी ले लिया करती। ऐसे ही उसका शौक भी बना रहता और कुलवंत को ज्यादा खर्चा भी नहीं उठाना पड़ता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।